हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, जब हमने पिछली क्लास में हम आए थे तो हमने पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जब हम एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क कितना लगा था हमें पता है। टॉर्क कितना लगा था हमारे पास, PE sin थीटा, यही तो टॉर्क लगा था। ठीक है, ये टॉर्क लगा था। अब इस टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, PE sin थीटा। अब हमने क्या किया, उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें निकालना। फॉर एग्जांपल देखिए भाई, मैंने ये बोला कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसी डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो पक्का इधर पॉजिटिव चार्जेस ही रखे होंगे। और देखो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने ये किसी एंगल थीटा इनिशियल पे मान लिया। ठीक है, देखो ये मान लेते हैं जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जैसे ये +Q मान लिया और ये -Q मान लिया। ये इनिशियल पोजीशन जैसे मान लेते इस पे था, हम इसको घुमाते 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 इसको इस थीटा एंगल पे लेके आ गए, थीटा I पे। ठीक है, जब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराएंगे तो बेटे हम एक कांस्टेंट टॉर्क के साथ इसको रोटेट कराते रहेंगे। ठीक है, वही स्प्रिंग वाली कहानी है कि कांस्टेंट फोर्स से कंप्रेस करना है, कांस्टेंट फोर्स से एलोंगेट करना है। ठीक है, वही वर्क डन निकालने का तरीका होता है हमारे। ठीक है, तो हम इसको स्मॉल एंगल डी थीटा रोटेट करवाते हुए थीटा एंगल I पे लेके आए, और फिर उसके बाद इसको इस दूसरे एंगल पे लेके चले गए, ये वाला एंगल, ये +Q ये -Q, तो इसको हम लेके चले गए थीटा फाइनल पे लेके चले। ठीक है, तो हमने बोला द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform electric field तो हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया टाउ इंटू डी थीटा, ये रोटेशनल से आता है, DW इज टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, तो टाउ हर जगह कांस्टेंट रहेगा और वो कांस्टेंट कितना रहेगा, PE sin, ठीक है, थीटा। ठीक है भाई, अब देखिए ध्यान से, हमने बोला द टोटल वर्क डन कितना होगा इन रोटेटिंग द डाइपोल, फ्रॉम एंगल आपको दिया हुआ थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक। थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक अगर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो हमने किया इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल्स टू थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल टाउ इंटू डी थीटा। क्लियर है, टाउ की वैल्यू वहाँ से रखो तो हो जाएगा DW इज इक्वल्स टू थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल PE sin थीटा इंटू डी थीटा, यही तो आएगा। अब देखिए P डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट क्वांटिटी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्वांटिटी, बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा W इज इक्वल्स टू DW का इंटीग्रेशन हो जाएगा W, PE हमने बाहर ले लिया, थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। तो W इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो हो जाएगा PE माइनस कोस थीटा, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल, माइनस बाहर ले लेते हैं तो W इज इक्वल्स टू माइनस PE कोस, ये हो जाएगा कोस थीटा फाइनल माइनस कोस थीटा इनिशियल, ये आ जाएगा। तो जब कभी भी हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उसको रोटेट करवाते हैं बाय अप्लाइंग अ टॉर्क, तो उसके ऊपर इतना वर्क डन करना पड़ता है, उसको इतना काम करना पड़ता है घूमने में, -PE कोस थीटा फाइनल माइनस कोस थीटा इनिशियल। देखो बेटे, ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये एक जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला बोले तो अगर आपको थीटा फाइनल और थीटा इनिशियल दोनों दे दिया जाए तो हमारे पास वर्क डन आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है।
अब देखिए हम स्प्रिंग वाली कहानी लेते हैं। जैसे अगर हम स्प्रिंग को एलोंगेट करते हैं या फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो वो जो वर्क डन उसके ऊपर होता है वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। हो जाता ही नहीं हो जाता है। और वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है हाफ की एक्स स्क्वायर होती है, यानी यही वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है। अब देखिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटे कंजर्वेटिव फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी फोर्स होती है? कंजर्वेटिव फोर्स होती है। और जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है उनके द्वारा किया हुआ काम सिर्फ और सिर्फ उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है जब वहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा होती है माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अगर मुझे इसको लेकर के अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़े, देखो ये डाइपोल यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पे आ गया, जाना इधर चाह रहा था, हम इसको लेके इधर गए, ठीक है, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे दिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालना चाहें तो इसी को माइनस फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पीई कोस थीटा फाइनल माइनस कोस थीटा इनिशियल। ये आपके पास एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। देखो बेटे अगर एग्जाम में आ जाए कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप ये करना है। अगर ये आ जाए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी ये करना है। यहाँ तक क्लियर है? बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटे आपको एक चीज़ समझनी चाहिए। देखो एक कंडीशन होती है हमारे पास, तीन तरह की कंडीशन होती है, ठीक है, तीन तरह की कंडीशन होती है। एक होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम तब कहा जाएगा जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो रहे, बहुत बढ़िया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब कहा जाएगा जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो रहे, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तब कहा जाएगा जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो रहे। तो ये तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजिंग है। बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो देखिए ध्यान से, मैं आपको कुछ बताऊंगा यहाँ पे। बेटे मैंने बोला ये एक मेरे पास स्फेयर है, एक स्फेयर है। इस स्फेयर के अंदर एक छोटी सी बॉल रखी हुई है, एक छोटी सी बॉल है स्फेयर के अंदर, ठीक है। ये ग्राउंड से कुछ हाइट पे लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो मन करे वो लगा लो, ठीक है। मैंने इस बॉल को इधर धकेला, इस पोजीशन तक धकेल दिया, तो आप बोलोगे सर ये बॉल वापस आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी नहीं आ जाएगी? यानी ये कंडीशन इसकी स्टेबल है, यहाँ पे लगने वाली फोर्स जीरो है। बिल्कुल सही बात है। मैं इस बॉल को यहाँ पे लेके चला गया टॉप पे, ठीक है, इस बॉल को मैंने किसी तरह एडजस्टमेंट करके यहाँ पे रोक दिया, तो आप बोलोगे यहाँ पे लगने वाली इसके ऊपर सारी फोर्स जीरो है। लेकिन अगर मैंने इसको हल्का सा भी धक्का दिया तो ये वापस यहीं पे आ जाएगा। कौन सी कंडीशन में? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। यानी अभी स्टेबल में है या नहीं है? नहीं है। देखो हमने स्टेबल से टहलाया, वापस स्टेबल में आया, हमने यहाँ से टहलाया फिर स्टेबल पे चला गया, यानी ये वाली कंडीशन कौन सी है? अनस्टेबल की है। अब देखिए यही बॉल है यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगने वाली इसके ऊपर जीरो, मैंने धक्का मारा ये फिर से यहीं पे रहेगी, फिर से धक्का मारा फिर से यहीं पे रहेगी, यानी यहाँ पे एनर्जी भी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी चेंज है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मिनिमम बोल सकते हो, ठीक। तो इस तरह से हमने इसको समझना है। तो हमने बोला देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। देखो हमने ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो आप बोलोगे सर डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये डाइपोल मोमेंट पे इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, थीटा कितना जीरो और टॉर्क कितना जीरो। अगर ये कंडीशन आपको दिख जाती है तो कंडीशन कौन सी है? स्टेबल। दूसरी कंडीशन देखिए, देखिए मैंने इसको इधर ऐसे प्लेस कर दिया, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो आप बोलोगे डाइपोल मोमेंट पी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्ट कर रहा है, थीटा कितना हो गया? एंटी पैरेलल हो गए 180 डिग्री, टॉर्क कितना हो गया? जीरो। लेकिन ध्यान से देखिए बेटे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रस्सी है, मेरे पास क्या है? एक रस्सी है,
उस रस्सी को मैंने नीचे, उस रस्सी से मैंने एक पत्थर बांध दिया और उस पत्थर को ऐसे छोड़ दिया, वो पत्थर ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल स्टेबल रहेगा वो। अब मैंने क्या किया, यहाँ से पकड़ के ऐसे रस्सी को ऐसे घुमाया और इस पत्थर को ऐसे घुमाता रहा, ऐसे कर दिया। इसको ऐसे करने के बाद मैंने इसको, देखो यहाँ पे ऐसे पकड़ रखा, आप बोलोगे टॉर्क भी जीरो, फोर्स भी जीरो है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये वापस ऐसे घूम के चला जाता है स्टेबल कंडीशन में। तो यानी ये वाली कंडीशन देखिए, हमने डाइपोल को ऐसे रखा, इसके ऊपर लगने वाली यहाँ पे फोर्स एक इधर लग रही है, एक उधर लग रही है, फोर्स जीरो। यहाँ पे एक फोर्स देखो इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, यहाँ पे भी फोर्स जीरो है, यहाँ पे भी टॉर्क जीरो। लेकिन अगर इस डाइपोल को हम यहाँ से ऐसे छोड़ देंगे, देखो इस डाइपोल को हम छोड़ भी दे तो इसी कंडीशन में अलाइन रहेगा। देखो हमने बोला ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, तो आप बोलोगे सर ये इस कंडीशन में आ जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा, स्टेबल में। अगर मैं इसको ऐसे घुमा करके ऐसे ले आऊँ, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ले आऊँ और ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाऊँ, तो हमने बोला इसके ऊपर एंगल 180 हो गया, टॉर्क हो गया जीरो। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ दूँ, इसको छोड़ते ही ये वापस स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, तो पक्का ये कौन सी कंडीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन कौन सी है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अगर हमने डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसके ऊपर फोर्स जीरो लगी, ठीक है, टॉर्क लगा, वो रोटेट करने लगा। अगर हम उसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तब क्या होगा, मतलब या तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो या डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो। देखो बेटा ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्ब है, कॉम्ब को हम ड्राई हेयर में लगाते हैं तो उसको एक पीस ऑफ पेपर हम उससे उठा लेते हैं नहीं उठा लेते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर किसी दूसरे पीस अनचार्ज्ड कंडक्टर के अनचार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी को हम किसी अनचार्ज्ड बॉडी के पास लेके जाते तो उसके पास वो अट्रैक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इंडक्शन से उतना ही चार्ज आ जाता है और चार्ज आने के बाद अगर ये चार्ज इस चार्ज से ज़्यादा है तो इसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी ये वाली फोर्स इससे ज़्यादा है तो इसको अट्रैक्ट कर लेती है। तो वही कारण यहाँ पे होता है कि जब हम देखो अगर ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो इसके ऊपर अब नेट फोर्स जीरो नहीं रहेगी, ये उस तरफ भाग चलेगा जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगी। जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगी उस तरफ ये डाइपोल चलने लगेगा, यानी रोटेट भी करेगा और चलेगा भी, है ना। देखो यहाँ पे फोर्स कम है, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होने की वजह से देखो ये फोर्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डाइपोल है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे लगने वाली पॉजिटिव फोर्स इधर लग रही है और इधर फोर्स इधर लग रही है। अगर ये फोर्स ज़्यादा हुई, ये फोर्स कम हुई, तो देखो ये तो घूमेगा तो सही, लेकिन फिर ये ऐसे चलने लग जाएगा ज़्यादा फोर्स की तरफ, ठीक है, यानी ये मूव करने लग जाएगा। यानी वेन एवर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके ऊपर नेट टॉर्क भी लगेगा और नेट फोर्स भी लगेगा, दोनों कॉन्सेप्ट आएंगे वहाँ पे, टॉर्क भी आएगा, फोर्स भी आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास तो यहीं पे रखते हैं, लेकिन जब भी नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ साथ गॉस थ्योरम, उसके एप्लीकेशंस वगैरह और कुछ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट जो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे वो जरूरी होंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही।